गुड मॉर्निंग। आज मैं रंजना सालगिया फिर आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स नंबर 14 नॉलेज एंड करिकुलम की फर्स्ट यूनिट में ज्ञान के तथ्य फैक्ट्स ऑफ नॉलेज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज ज्ञान के तथ्य क्या होते हैं, ज्ञान के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा कर ली। पहले ज्ञान क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, ज्ञान को किस तरह से समझते हैं हम। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ नॉलेज की। अलग अलग तथ्य जो होते हैं ज्ञान के, उनके विषय में आज विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं। ज्ञान के जो तथ्य हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, सार्वभौमिक एवं स्थानीय ज्ञान के तथ्य, मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान के तथ्य, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के तथ्य। सार्वभौमिक और स्थानीय ज्ञान, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, फैक्ट्स ऑफ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। इसके बारे में हम ये स्लाइड्स देखें तो सार्वभौमिक तथ्य क्या क्या होते हैं ज्ञान के, ज्ञान की चर्चा हमने पहले विस्तार से कर ली है। इसके बारे में हम आगे जो तथ्य इसके जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सार्वभौमिक तथ्य जब हम देखते हैं, सबसे पहले तो सार्वभौमिक तथ्यों में वैधता पाई जाती है, वैलिडिटी। सबसे पहले हम देखें वैलिडिटी की चर्चा करें तो वैलिडिटी जो है वो किस तरह से ज्ञान में पाई जाती है, या क्या ज्ञान किस तरह से वैलिड होता है। अगर वह वैलिड है, वेद है, उसने वेदता प्राप्त कर ली है, तो वह ज्ञान जो है वह सार्वभौमिक स्तर प्राप्त कर लेता है। सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जो होता है वह सार्वभौमिक ज्ञान के तथ्य के अंतर्गत वेदता से प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम देखें विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हम कैसे प्राप्त करेंगे उस ज्ञान के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी रिलायबिलिटी खोजेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और विश्वसनीयता तभी आएगी जब हम हमारे स्तर पर उसकी जांच करेंगे, फिर हमने उसमें विश्वास किया, फिर दूसरा उसकी विश्वसनीयता की जांच करेगा, फिर तीसरा उसकी विश्वसनीयता की जांच करेगा। तो इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान के तथ्य प्राप्त होते हैं हमें, वह यूनिवर्सल लेवल पर जो सत्य होता है सभी जगह फैल जाता है और सभी उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। यह सार्वभौमिक ज्ञान का तथ्य। फिर प्रमाण देखा जाता है। प्रामाणिकता कब सिद्ध होगी, जब हम उस पर कार्य करेंगे, उसे जानने का प्रयास करेंगे, उसमें हमने जब वेदता उसकी निर्धारित की, विश्वसनीयता निर्धारित की, तो किन्हीं प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर उसे हमने खोजने का प्रयास किया, सत्य साबित करने का प्रयास किया उस ज्ञान को, तो उस तरह से प्रमाण के आधार पर भी वह ज्ञान क्या हो गया, सार्वभौमिक हो गया, सभी जगह व्याप्त हो गया। फिर मूर्त स्वरूप, ज्ञान जो मूर्त चीज़ होती है, मूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसा है उसका स्वरूप वैसा ही हमें दिखाई देना, वो होता है मूर्त रूप। तो मूर्त स्वरूप जो होता है ज्ञान का, वो सभी को एक जैसा ही दिखाई देगा। जब हम किताब खोल के पढ़ते हैं या कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जैसा हमें दिख रहा है उसके अंदर जो भाव निहित है, अगर उसको हम नहीं देखें तो जैसा दिख रहा है वैसा, ये किताब पर लिखा हुआ है उसका टॉपिक नॉलेज एंड करिकुलम, तो हम क्या कहेंगे, कोई दूसरा है थोड़ी कहेगा कि ये लर्निंग और टीचिंग की बुक है या असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक है। किताब देखने के बाद तो वो यही कहेगा कि यह ज्ञान तथा पाठ्यक्रम की बुक है और इसमें ये चीज़ें अंदर हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो मूर्त स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है वह सत्य है, सार्वभौमिक है, वो सभी को एक जैसा ही दिखाई देता है। फिर होता है ज्ञान के सार्वभौमिक पक्ष में उसका नैतिक पक्ष। नैतिकता मीन्स सभी को वो बात अच्छी लगना, सभी के लिए सहज होना, सरल होना, यह नैतिकता के पक्ष होते हैं। ज्ञान के जो पक्ष है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उसे अडॉप्ट कर रही हूँ उस चीज़ को।
मुझे, जैसे हम टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो इसका नैतिक पक्ष अगर हम देखें तो हम लोग, बहुत अच्छी जॉब है टीचर की जॉब, हमें करना चाहिए। मतलब कहें कि सबसे अच्छी जॉब जो कही जाती है वो शिक्षक की नौकरी कही जाती है। तो उसका नैतिक पक्ष देखिए कि सभी को अच्छा लगता है, एक शिक्षक होना सभी को अच्छा लगता है। शिक्षक के रूप में अपने आप को हम निखार पाते हैं और दूसरों को निखारने का प्रयास करते हैं। तो ये उस चीज़ का, उस ज्ञान का एक नैतिक पक्ष है, वो सभी को अच्छा लगता है। तो सार्वभौमिक रूप वह ले लेता है ज्ञान का कि शिक्षक की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। फिर सार्वभौमिक ज्ञान वैज्ञानिक रूप लिए हुए होता है, उसे हमें प्रमाणित करना पड़ता है, तर्क दिए जा सकते हैं, उसकी वैधता निर्धारित की जा सकती है, विश्वसनीयता, ये जो सारे रूप हैं वो वैज्ञानिक जो तौर तरीके होते हैं उनमें काम में लिए जाते हैं और उसके आधार पर सत्य निर्धारित किया जाता है कि यह चीज़ सभी जगह एक जैसी है। जब हम देखते हैं हमारे यहाँ भी, फॉरेन में भी, दूसरी जगह भी, किसी भी स्थान पर देख लें हम, तो अगर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, आग नहीं जला पाएंगे, उसकी कमी अगर होती है तो जीवन निश्चित नहीं है। ये सभी जगह के लिए ये सार्वभौमिक सत्य है, सभी जानते हैं इसे और सत्य ही मानते हैं। तो यह ज्ञान का क्या है? सार्वभौमिक पक्ष है, यूनिवर्सल फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। फिर अनुसंधान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, रिसर्च, शोध, जिस विषय के, जैसे एक विषय हमें प्राप्त है और विषय के बारे में हम पुनः शोध करते हैं, पुनः अवलोकन करते हैं, या जैसे भी उसी चीज़ के बारे में पुनः कुछ चीज़ प्राप्त करना, उस बारे में निष्कर्ष प्राप्त करना, तो यह चीज़ हो जाती है रिसर्च। उसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह भी यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में ही देखा जाता है। तो ज्ञान का सार्वभौमिक पक्ष है। फिर मूल्यांकन किया जाना ज्ञान का, मूल्यांकन के आधार पर सच साबित किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है, कक्षा में हम बच्चों का एवल्यूशन करते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन करते हैं। तो जो उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है, बच्चों की जो ज्ञान की वास्तविक स्थिति होती है वो हमें पता चलती है। तो वह क्या हो गया? सार्वभौमिक सत्य हो गया। उसका जो रिज़ल्ट आया कि उसकी बुद्धि लब्धि या उसके ज्ञान की अवस्था, उस बालक के ज्ञान की अवस्था इतनी है, वह इतने स्तर तक का ज्ञान प्राप्त करता है और उसका मूल्यांकन इस तरह से किया गया, तो वह सार्वभौमिक तथ्य बन गया कि उसका रिज़ल्ट, जैसे बोर्ड के रिज़ल्ट्स आते हैं बच्चों के 90%, 80%, 70%, जितने भी परसेंट बनाए, तो वो सभी के लिए कि हाँ इतनी उसकी योग्यता है और वह मूल्यांकन में प्राप्त की। तो यह हो गया सार्वभौमिक ज्ञान के तथ्य। अब हम देखें कि स्थानीय ज्ञान, इसी के साथ सार्वभौमिक के साथ स्थानीय ज्ञान, लोकल फैक्ट्स ऑफ लोकल नॉलेज। इसमें देखें हम सबसे पहले सांस्कृतिक तथ्य। सांस्कृतिक तथ्य जो कल्चरल फैक्ट्स होते हैं ज्ञान के, वो स्थानीय रूप पर अलग अलग होते हैं। सभी स्थानों की संस्कृति उसकी वहाँ की स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अलग अलग होती है। तो वह जो ज्ञान होता है वह स्थानीय ज्ञान होता है। फिर इसमें है सेकंड, परिवर्तनशीलता। स्थानीय ज्ञान परिवर्तनशील ही होगा। सभी स्थानों पर अलग अलग ज्ञान के रूप होते हैं। स्थानीय ज्ञान के फैक्ट्स परिवर्तनशीलता है। फिर दार्शनिक विचार, जहाँ जहाँ पर जैसी दार्शनिक विचारधारा चलती है, जिस तरह का दर्शन प्रस्तुत होता है, वैसी ही मान्यता लोगों की बन जाती है स्थान विशेष में और उसी तरह का ज्ञान वहाँ पर प्रचलित होता है। तो यह स्थानीय ज्ञान बनता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, जैसे हमारे समाज के मूल्य कुछ और हैं, किसी और जगह जो समाज है उसके मूल्य कुछ और हैं। हमारे यहाँ का जो सामाजिक मूल्य है, दया करना, दया भाव रखना, समाज के नियमों के अनुसार चलना,
कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि समाज उससे नाराज़ हो और हमें बाहर निकाल सके। तो यह सामाजिक मूल्य होते हैं, वो स्थानीय ज्ञान के पक्ष होते हैं। फिर सीमित क्षेत्र होता है स्थानीय ज्ञान का, उसी स्थान विशेष में जो ज्ञान फैला हुआ होता है वह सीमित क्षेत्र होता है ऐसा है। फिर सीमित मूल्यांकन इसका, जब क्षेत्र सीमित है उस ज्ञान का तो हम उसका मूल्यांकन भी सीमित स्थान तक ही, सीमित समय तक ही कर पाएंगे, क्योंकि परिवर्तनशील भी है स्थानीय पक्ष जो ज्ञान का है वो, तो कुछ समय के लिए हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है पर्यावरणीय ज्ञान। अलग अलग स्थान पर मौसम अलग अलग होता है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे हमारे अंचल में इस मक्का की खेती की जाती है इस मौसम में, जो पाली तरफ, बीकानेर इस तरफ बाजरा की खेती की जाती है। तो पर्यावरणीय ज्ञान, यहाँ पर ये फसल अच्छी होगी, ये सब्ज़ी अच्छी होगी, इस मौसम में ये उगाना चाहिए, इस मौसम में ऐसा खाना खाना चाहिए, इस मौसम में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो यह स्थानीय ज्ञान के तथ्य हैं। फिर परंपराएं स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। अलग अलग स्थानों के हम जैसे भी किसी भी अंचल में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की परंपराएं अलग अलग ही मिलती हैं। खान पान, रहन सहन, कपड़े पहनने का तौर तरीका, रहने का तरीका, मकान बनाने का तरीका, तो यह सब स्थानीय पक्ष हैं ज्ञान के। फिर धार्मिक तथ्य, लास्ट में धार्मिक तथ्य जो हैं वह धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो निश्चित ही किसी विशेष धर्म के लोग उसको मानते हैं, सभी लोग उस धर्म को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक परंपराएं कुछ और होती हैं, किसी और जगह धार्मिक परंपराएं कुछ और होती हैं। भारत में जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, तो सभी धर्म वाले अपने अपने प्रकार से अपनी धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो पूर्ण करते हैं और अपना धार्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह स्थानीय स्वरूप है ज्ञान का। यह हो गया स्थानीय स्वरूप। इसके पश्चात हम देखें तो मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान। रियल नॉलेज जो होता है, इफेक्ट्स ऑफ रियल नॉलेज। मूर्त ज्ञान के स्वरूप क्या क्या होते हैं? सबसे पहले देखें तो मूर्त ज्ञान में प्रामाणिकता होती है। मूर्त ज्ञान, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की, अभी जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा ही ज्ञान में झलकना। मुझे दिख रहा है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो हम उसे भगवान महावीर की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति नहीं कह सकते, क्योंकि हमें दिख रही है कि ये बुद्ध की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ बुद्धास। तो यह हो गया फैक्ट, हो गया मूर्त ज्ञान का, प्रामाणिक है ये कि वो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है। फिर मूर्त ज्ञान को इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आँखों द्वारा हम देखते हैं किस चीज़ को, नाक के द्वारा सूंघकर महसूस करते हैं, टच के द्वारा हम महसूस करते हैं कि स्मूथ है, खुरदरा है, कैसा है। ज्ञान सुन के भी प्राप्त, जैसा हमें सुनाई दे रहा है कानों से वैसा ही हम उसे मानते हैं। तो जो मूर्त ज्ञान होता है उसके जो तथ्य हैं वो इंद्रिय अनुभव होते हैं, इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह मूर्त ज्ञान होता है। फिर मूर्त ज्ञान का आकार निश्चित होता है। जैसे बुक है तो इसका आकार इतना है, साइज़ इतनी है, पेजेस इतने हैं, इसमें ये लिखा गया है। किसी मूर्ति को देखें, स्टैचू को देखें, या जैसे लाइब्रेरी है, इसमें इतनी किताबें हैं। जैसे ही हम लाइब्रेरी में घुसते हैं उसके बारे में लिखा होता है, यहाँ पर इतनी किताबें हैं, इस प्रकार की किताबें हैं। तो वह निश्चित आकार होता है किसी भी चीज़ का, वो जो हमें दिखाई देता है वह मूर्त ज्ञान का स्वरूप होता है। फिर भाषाई वर्णन में निश्चितता होती है उसके, जो लिखा गया है और वही देखा जाएगा और वही पढ़ा जाएगा, वही बोला जाएगा। तो भाषाई ज्ञान में जो निश्चितता होती है, भाषाई वर्णन में जो निश्चितता होती है, वह भी मूर्त ज्ञान का स्वरूप है। फिर है
अस्तित्व की उपस्थिति, उसका अस्तित्व देखा जा सकता है, उपस्थित रहता है। मूर्त ज्ञान का अस्तित्व देखा जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता, सॉरी, पर देखने पर जो निश्चितता नज़र आती है, उसका अस्तित्व नज़र आता है कि इस शेप में है, वह इस आकार का है, पतला है, दुबला है, मोटा है, चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना क्षेत्रफल है, तो उसका जो अस्तित्व होता है, उसकी उपस्थिति निश्चित होती है। फिर विश्वसनीयता होती है उसमें, रिलायबिलिटी जिसे कहते हैं, हम पहले भी पढ़ा हमने। देखा जा रहा है वह निश्चित ही सत्य है कि यह ऐसा है, हम उसे नकार नहीं सकते कि यह सत्य नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है, या हम देखें और कहें नहीं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा तो हम नहीं कहते किसी चीज़ को देखकर। नहीं, हम जो देखते हैं वह उसमें विश्वसनीयता होती है। फिर वास्तविकता होना, जो चीज़ दिख रही है वह वास्तविक भी होगी। जो हमें नज़र आ रहा है, ये हम देख रहे हैं हाथ का जो आगे का पार्ट है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पीछे का पार्ट है, दिख रहा है कि ये आगे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, तो उसे हम फ्रंट पार्ट ही कहेंगे। तो वास्तविकता यही है कि हमें यही दिखाई दे रहा है, या हाथ में 5 उंगलियां दिख रही है मुझे, तो यह वास्तविकता है, सभी को 5 ही दिख रही है, जो भी देख सकता है उसे 5 ही नज़र आती है। फिर है वैधता, वैलिडिटी की बात करते हैं हम, तो 5 है उंगलियां मेरे हाथ में तो वैलिड है भाई, 6 नहीं दिख सकती किसी को, या 4 नहीं कर सकते उसको, 5 है मीन्स 5 ही है। तो यह मूर्त ज्ञान, मूर्त मतलब रियल नॉलेज जो होता है, जो दिखाई दे रहा है, वह मूर्त ज्ञान है। फिर अमूर्त ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जो देखा तो गया है, पढ़ा है, सुना है, चखा है, स्पर्श किया है, उस ज्ञान के बारे में चर्चा करना किसी और से, मानसिक तरह से, या उस चीज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त करना। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, सारांश जिसे कहा जाता है कि आप एक राइटर लीजिए या इसकी कोई कहानी लीजिए या इसका कोई लेख लीजिए और उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, या एक किताब लीजिए आप और उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, वो किताब हमने पढ़ी, उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा, ग्रहण किया, और उसके पश्चात उसमें जो भी लिखा गया है या जो भी बातें हैं, जो भी विचार हैं उनसे संबंधित, हम उसे लिखने का प्रयास शॉर्ट रूप में करने का प्रयास उसे करते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी है। फैक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखें इसके बारे में, तो यह होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मीन्स जो दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, वह होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में जैसे मैंने अभी बात की कि प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे हमने किताब पढ़ ली, वो अब जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं तो उसके सामने वो किताब नहीं है, लेकिन वो जो हमारे अंदर ज्ञान था वो जो उस एब्स्ट्रैक्ट में दिखाई दे रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। हम उसे हमारे विचार के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी मानसिकता के अनुसार उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो गया। फिर तर्क एवं चिंतन से संबंध, अमूर्त ज्ञान का संबंध किससे होता है, तर्क एवं चिंतन से होता है। हमने किसी चीज़ को देखा या हमने जाना उसको, और हम अपने विचार, अपने तर्कों के द्वारा, अपने चिंतन के अनुसार उस चीज़ को सामने वाले को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, वह अमूर्त ज्ञान का तथ्य है। फिर इसका संबंध दर्शन से होता है। हम जिस दार्शनिक विचारधारा से संबंध रखते हैं, वैसे ही विचार उस चीज़ में देखने का प्रयास या उसमें डालने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। तो अमूर्त ज्ञान का संबंध दर्शन से भी होता है। फिर इसका संबंध आदर्शों से होता है। हम जिन आदर्शों पर चलते हैं, जिसे अच्छा मानते हैं, वह हमारे विचारों में झलकेगा ही, तो यह अमूर्त ज्ञान का तथ्य एक माना जा सकता है। फिर इसका संबंध मनोविज्ञान से होता है।
हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है वैसे ही विचार हम स्पष्ट करना पसंद करते, वैसे ही करते हैं, पसंद क्या करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका संबंध, अमूर्त ज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से भी होता है। फिर इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि विश्वसनीय हम नहीं बता सकते किसी भी चीज़ के बारे में। हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं अपने दर्शन के अनुसार, अपने आदर्शों के अनुसार, अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार, तो उसमें सामने वाले को विश्वसनीयता नज़र आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिर इसमें वैधता का भी अभाव होता है, वैलिडिटी इसकी निश्चित नहीं की जा सकती कि हमने जो कहा वह एकदम सत्य होगा। फिर इसका संबंध परंपराओं से होता है, अमूर्त ज्ञान का संबंध परंपराओं से भी होता है। हम इस परंपरा को मानना पसंद करते हैं तो वैसी परंपरा में चलने का प्रयास करते हैं। अगर हम नहीं पसंद करते, हमें नहीं पसंद आती है, व्यर्थ लगती है ये सारी परंपराएं, तो हम उसे नहीं मानते हैं। तो उसी तरह से विचार हम व्यक्त करते हैं, अपनी फैमिली को बाउंड करते हैं कि वैसी परंपराओं का निर्वहन करें या नहीं करें। तो यह होता है अमूर्त ज्ञान के तथ्य हो गए। इसके पश्चात सैद्धांतिक ज्ञान, ज्ञान का जो सैद्धांतिक पक्ष है, फैक्ट्स ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरी मीन्स जो लिखा हुआ है थ्योरी में, किताबों में, साहित्य में, ग्रंथों में, वह सत्य माना जाता है क्योंकि वह सैद्धांतिक है, प्रामाणिक किया हुआ है। सिद्धांत अगर कोई बना हुआ है तो वह विश्वसनीय, वैलिड, सभी प्रकार से सत्य होगा, तो सभी जगह माना जाता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? व्यवहार का आधार होता है। हमारे व्यवहार का आधार कोई न कोई सिद्धांत होगा, हम किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। हम जैसे स्थूल सा उदाहरण लें, सुबह रात को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए या ऐसा कुछ, फिर नाश्ता करना चाहिए, फिर लंच होता है, फिर जो सेकंड मील हम कहते हैं, मिड मील, वह लेना चाहिए और डिनर करना चाहिए। तो ये सभी लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रमाणित किया गया हुआ है, सिद्धांत बन गया है कि ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती है और ऐसा सभी लोग करते आए हैं और हमें भी करना है। तो हमारे व्यवहार का आधार सैद्धांतिक ज्ञान होता है। किसी भी सिद्धांत के बिना हम कार्य नहीं करते हैं। फिर सैद्धांतिक ज्ञान वर्णन के आधार पर होता है, वर्णन पर आधारित होता है। जैसा मैंने कहा कि लिखा गया है, हमने पढ़ा उसे, सुना उसे, किसी किताब में पढ़ा, किसी ग्रंथ में पढ़ा, हम जो करते हैं क्रियाकलाप दिन भर में, तो हमारी जो पुरानी प्रचलित धारणाएं हैं उन्हीं के आधार पर हम करते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान वर्णित ज्ञान होता है। फिर इसका संबंध विचारों से होता है। लिखा गया, हमने पढ़ा और हम अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उसे अभिव्यक्त करते हैं, दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं, तो यह विचारों से संबंध हो गया। फिर इसका संबंध मनोविज्ञान से भी होता है। हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, उस सिद्धांतों को मानने के लिए हम हमारी स्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, किस तरह से हम किस स्थिति में हैं, किस समय में हैं, किस स्थान पर हैं, तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार ज्ञान परिवर्तित होता रहता है। सैद्धांतिक ज्ञान में परिवर्तन। अब बात करें हम सैद्धांतिक ज्ञान के तथ्यों की, तो सैद्धांतिक ज्ञान के जो तथ्य हैं उसमें सबसे पहले जो तथ्य होता है, इस ज्ञान का आधार व्यवहारिक आधार, ये सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहार का आधार होता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवहार जो हम करते हैं वह सिद्धांतों के आधार पर होता है। जैसे हमारे जो प्रचलित सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, चारित्रिक सिद्धांत, तो ये सभी जो सिद्धांत हैं वह हमारे व्यवहार के आधार होते हैं। उन्हीं के अनुसार हम व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में और उन्हीं के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। फिर
सैद्धांतिक ज्ञान वर्णन पर आधारित होता है। वर्णनात्मक सिद्धांत जो होते हैं, जो हमने पढ़े हैं, वर्णन किए जो जाते हैं, तो वह हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें हम सिद्धांतों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह वर्णित ज्ञान के आधार पर प्राप्त करते हैं। हमारा व्यवहार उस पर निर्भर करता है। उस व्यवहार की उपयोगिता उन सिद्धांतों पर निर्भर करती है। तो जो वर्णित ज्ञान है वह सैद्धांतिक ज्ञान होता है। फिर सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध विचारों से होता है। सिद्धांतों के आधार पर हमने ज्ञान प्राप्त किया और वैसा ही विचार हमारे मन में आते हैं और उन विचारों के आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार उन विचारों पर निर्भर करता है। तो हम उन विचारों के अनुसार और अपना जो ज्ञान, जो दूसरा ज्ञान है, उनको जोड़कर जो नवीन ज्ञान प्राप्त हम करते हैं उन विचारों के आधार पर, तो इसी प्रकार से नए सिद्धांत आगे की ओर बनते जाते हैं। तो नया सैद्धांतिक ज्ञान भी बनता जाता है। फिर इसका संबंध मनोविज्ञान से होता है। हमारी मानसिक स्थिति, सैद्धांतिक ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे अपने व्यवहार में लाने के लिए हमारी मानसिक स्थिति बहुत मैटर करती है। हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम उस सिद्धांत को हमारे व्यवहार में कैसे प्रयोग करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी और उसमें हमारा मनोविज्ञान किस तरह से काम करेगा उस सैद्धांतिक ज्ञान के रूप में। फिर सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध रुचि से होता है हमारी। अलग अलग विद्वान अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, तो उसके अनुसार जो ज्ञान का स्वरूप है, सिद्धांत भी अलग अलग रूप में निर्मित होते हैं। किसी की रुचि विज्ञान में होती है, किसी की समाज में होती है, किसी की पर्यावरण में होती है। तो वह जो है उसके अनुसार व्यवहार करते हैं रुचि के अनुसार, और उसी के अनुसार नए नए सिद्धांतों का निर्माण भी हो जाता है और हम उसे अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। फिर सैद्धांतिक ज्ञान में क्रियाशीलता का अभाव होता है। जो सैद्धांतिक ज्ञान है करके नहीं देखा जा सकता, वैसा का वैसा जैसा हमने पढ़ा उसे उसी रूप में अडॉप्ट किया जाता है और उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता है। फिर इस सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध अमूर्त ज्ञान से होता है। जो भी ज्ञान विचारों के आधार पर विचारों पर निर्भर करता है, हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में झलकता है जो ज्ञान, वह ज्ञान अमूर्त ज्ञान होता है, उसको हम देख नहीं सकते। तो इसका संबंध अमूर्त ज्ञान से होता है। और लास्ट में है तर्क एवं चिंतन का प्रभाव सैद्धांतिक ज्ञान पर होता है। तर्क एवं चिंतन के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उन सिद्धांतों को ज्ञान का स्वरूप प्रदान किया जाता है और उसी ज्ञान के आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं और उसमें परिवर्तन निरंतर लाते रहते हैं। तो यह हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। फिर है आपका व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वह हम जो करते हैं, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वह प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो व्यवहारिक ज्ञान के जो तथ्य हैं उसमें जो सबसे पहले है वह है उपयोगिता। ज्ञान की उपयोगिता किस प्रकार से है, उस ज्ञान को हम उपयोग में कैसे लाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि वह ज्ञान कैसा है। तो उपयोगिता यदि ज्ञान की है तो वह व्यवहारिक ज्ञान के रूप में कितना उस सिद्धांत को उपयोग में लिया जाता है, जो सिद्धांत बनाए गए हैं तो वह कितना उपयोग में लिया जाता है, वह प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे हम अभी शिक्षा में बात कर रहे हैं तो जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हैं सभी के,
तो वह क्रिया पर आधारित है, उपयोगिता पर आधारित है, उसे कितना उपयोग किया गया उस पर आधारित है, तो यह व्यवहारिक ज्ञान है। फिर इस ज्ञान में क्रियाशीलता होती है, कर कर देख सीखना, कर कर देखना, कर कर विश्वास करना, क्रिया द्वारा विश्वास करना। तो व्यवहारिक ज्ञान पुनः पुनः किया जाता है किसी के द्वारा, तो वह ज्ञान के रूप में, ज्ञान का रूप ले लेता है और उसे सभी लोग आगे से आगे व्यवहार में करते रहते हैं। फिर है प्रयोग प्रदर्शन, प्रैक्टिकल करके दिखाना, प्रयोग करके दिखाना। अगर कोई मानता नहीं है, हमारी बात में विश्वास नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर कर दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह इस तरह से होगा और उसका उपयोग इसलिए किया जाएगा। प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है, किसी सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया जाता है, तो समाज उसे मान्यता प्रदान कर देता है उस ज्ञान को। फिर है कौशल का विकास होता है। व्यवहारिक ज्ञान में हम कौशल का विकास करते हैं, हमारे किसी भी चीज़ को सीखना, लिखना सीखना, बोलना सीखना। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तब हम बोलना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं ये कौशल, सामने वाले को बोलता हुआ देखकर, उसका भाषाई ज्ञान सीखकर। फिर हम जैसे घर में तो खाना बनाना सीखते हैं, बाहर निकलते हैं तो गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो यह जो कौशल का विकास है, यह हमारे व्यवहारिक ज्ञान में आता है। सभी कुछ सीखा हुआ है हमने, अभी तक हम जो इस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो हम बहुत कौशल सीख कर आए हैं, बहुत सी स्किल्स हमें पता है कि ये काम ऐसे किया जाता है। तो यह क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। फिर व्यवहारिक ज्ञान विकास का आधार होता है। हम इतना सीख कर यहाँ जो पहुँचे हैं, कौशल सीखकर, व्यवहार में परिवर्तन लाकर, हमारा व्यवहार जब हमने जन्म लिया था तब कैसा था, उत्तरोत्तर हमने सीखा और हमने अपना विकास किया। तो व्यवहारिक ज्ञान का आधार विकास भी है। फिर व्यवहारिक ज्ञान में कल्पनाओं का अभाव होता है। करके देखना मीन्स हम कल्पनातीत ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते, कल्पनाओं के आधार पर हम अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। कल्पना में तो हमारी बहुत सारी बातें आती, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन हम उनको कर नहीं पाते। तो जो क्रियाशीलता होती है व्यवहार में, वही व्यवहारिक ज्ञान होता है। फिर इसी का ऑपोजिट वास्तविकता होती है। व्यवहारिक ज्ञान में क्या होता है, वास्तविकता होती है, मतलब करके देखा जा रहा है, वो वास्तविक है, तो व्यवहारिक ज्ञान होता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक ज्ञान में क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। हम कोई कार्य करते हैं और किसी भी परिस्थिति में करते हैं, तो वह अगर सभी को पसंद आता है, सभी के लिए उपयोगी होता है, सभी के लिए सत्य होता है, तो उसका प्रयोग बार बार किया जाता है और उसे सीखा जाता है। हम अपने व्यवहार में उन कौशलों का प्रयोग, उस व्यवहारिकता का प्रयोग, उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो आज हमने सार्वभौमिक ज्ञान, स्थानीय ज्ञान, मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के तथ्यों के बारे में चर्चा की। इसकी आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।